अब भी देखो कैसा गंदा सा बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड कैसा दिख रहा है। नहीं फाइनल ईयर की है यार, इनको टाइम टेबल भेजा नहीं है, हमें टाइम टेबल भेज देते हैं। फाइनल ईयर हिंदी मीडियम क्वांटम। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो इसमें है तरंग फलन। तरंग फलन मैंने यूनिट फर्स्ट में बता दिया था, तरंग फलन के भौतिक गुण। ठीक है, अब इसमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, तरंग फलन जो होता है वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण का ही हल होता है। ठीक है, तो वो क्या थी श्रोडिंगर तरंग समीकरण, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, यह एक आइगेन मान समीकरण भी है, यह एक आइगेन मान समीकरण भी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर H क्या है, हैमिल्टोनियन संकारक, और E है ऊर्जा संकारक। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता है, कुल ऊर्जा संकारक H कैप इज इक्वल टू E कैप। कुल ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो अब H कैप का मान रख दो इस समीकरण नंबर 1 में, तो इस तरीके से P कैप स्क्वायर बाई 2m गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यदि आपका तरंग फलन साई इज इक्वल टू है साई आर, ठीक है, साई आर टी, तो यहां से V कितना है, वी आर टी, स्थितिज ऊर्जा स्थिति आर पर समय टी पर। ठीक है, साई आर टी इज इक्वल टू ई कैप क्या होता है, ऊर्जा संकारक आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। ठीक है, ये मैंने वैसे यूनिट फर्स्ट में बताया हुआ है, पर मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ इसको, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई आर टी। ठीक है, एच साई बराबर ई साई, ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण है जिसमें एच कैप होता है कुल ऊर्जा संकारक स्थितिज प्लस गतिज, उसका मान रख दिया। फिर उसके बाद साई आर टी तरंग फलन, ई कैप का मान रख दिया आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तरंग फलन किस पर निर्भर कर रहा है, तरंग फलन साई स्थिति आर पर निर्भर कर रहा है और समय टी पर, और पी कैप यहाँ पर होता है संवेग संकारक माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल। अब उसको आप जैसे आयोटा एच क्रॉस बाई डेल एक्स होता है, एक्स घटक लेते हैं, तो यदि आप उसको त्रिविम में लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ऑपरेटर, क्योंकि डेल ऑपरेटर में क्या है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई और डेल बाई डेल जेड तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो यदि मैं त्रिविम में लिखूं तो ये हो जाएगा, वो मान रखेंगे तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल का होल स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस और एच क्रॉस स्क्वायर, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर आएगा और डेल स्क्वायर बटे 2m प्लस वी आर टी साई आर टी। ठीक है, और ये हो जाएगा अगर आयोटा एच क्रॉस डेल साई आर टी बटे डेल टी। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ई लिख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों ही आपकी क्या है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, या हम लिखें एच साई बराबर ई साई, ये भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, ये भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। यहाँ पर सिर्फ मैंने एच का मान रखा है कि ये कुल ऊर्जा संकारक है स्थितिज प्लस गतिज, सेम है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पी कैप संकारक और ई कैप संकारक इनका मान रखा है, पी कैप और ई कैप का। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है आपकी श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, इसलिए इनको दिमाग में रखे ना, कहीं मैं जब ये लिखती हूँ फिर आप बोले श्रोडिंगर तरंग समीकरण तो ये बताई थी, पर ये तीनों ही श्रोडिंगर तरंग समीकरण के रूप हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने डेल स्क्वायर यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आर लिया है, यहाँ पर भी मैंने आर लिया है, आर का मतलब एक्स वाई जेड तीनों घटक,
डेल स्क्वायर का मतलब डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई और डेल बाई डेल जेड, तीनों घटक आ रहे हैं। इसका मतलब ये कैसी समीकरण है? त्रिविमीय। कैसी समीकरण है? त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, ये कैसी समीकरण हो जाएगी? त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ये फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं है, रूम नंबर चेंज हो गए, आप लोग कॉल करके पूछ लीजिए। ये तो बीएससी थर्ड ईयर की क्लास है, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम की क्लास है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इसको मैं यदि एक विमीय में लिखना चाहूँ तो एक विमीय में मैं क्या लिखूंगी? साई आर टी को साई एक्स टी या साई वाई टी या फिर साई जेड टी। ठीक है, एक ही कंपोनेंट लेना होगा। और डेल स्क्वायर को पी कैप स्क्वायर को क्या लिखूंगी? पी एक्स स्क्वायर या पी वाई स्क्वायर या पी जेड स्क्वायर। तो पी एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स आएगा। ठीक है, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m, यदि x अक्ष में लिखें केवल x घटक। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस v आर टी की जगह पर क्या हो जाएगा? एक्स टी साई एक्स टी और आयोटा एच क्रॉस डेल साई एक्स टी ओवर डेल टी। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि एक विमीय में क्या लिखना है और त्रिविमीय में क्या लिखना है। एक विमीय में क्या होगा? साई इज इक्वल टू क्या होगा? साई एक्स टी। ठीक है, और v कितना होगा? v एक्स टी और p कितना होगा? p कैप संकारक कितना होगा? p एक्स कैप, और जिसका वैल्यू होता है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, इसका क्या करना है? यहाँ पर स्क्वायर करते पी एक्स स्क्वायर तो माइनस प्लस हो जाता है आयोटा स्क्वायर का माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, ये हो गई आपकी एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब देखिए यहाँ पर ये त्रिविमीय हो गई और एक विमीय हो गई। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही तरंग फलन, चाहे आपने वो त्रिविमीय में लिया है चाहे आपने वो एक विमीय में लिया है, दोनों ही तरंग फलन क्या है? समय पर निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? समय आश्रित या काल आश्रित त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण है और ये काल आश्रित एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। चूंकि यहाँ पर तरंग फलन और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही स्थिति के साथ साथ समय पर भी निर्भर कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होंगी? काल आश्रित त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण, और ये हो गएगी आपकी काल आश्रित एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, सब में ही है, ये तीनों में ही। इसमें तो खैर नहीं कह सकते, पता नहीं चल रहा, इसमें साई आर टी लिखा है, इसमें भी साई आर टी होगा। यहाँ पर आर और टी का फलन माना है हमने साई को। ठीक है, ये तो तीनों ही क्या है आपकी? ये त्रिविमीय है और ये एक विमीय है और दोनों ही क्या है? काल आश्रित है। ठीक है, तो आपको तीन समझ में आ गई समीकरण, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, एक विमीय, द्विविमीय और काल आश्रित। अब बात करते हैं काल अनाश्रित। काल अनाश्रित में क्या करना है? वी आर टी को कितना लिखेंगे? सिर्फ वी आर। साई आर टी को कितना लिखेंगे? सिर्फ साई आर। तो वो क्या हो जाएंगी? काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। एग्जाम में बस यही पूछेगा काल अनाश्रित और काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद एच कैप हैमिल्टोनियन का मान रखना है, ई कैप का, पी कैप का मान रखना है, इसी तरीके से निकालना है सेम। और आप लोग अपने नोट्स देख लेना, नोट्स में और ज्यादा थ्योरी लिखी हुई है। अब देखो काल अनाश्रित के लिए क्या होगा? काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब देखिए इसका जो डेरिवेशन है वो मैंने करवाया हुआ है, फर्स्ट यूनिट में ही बताया था काल अनाश्रित। ठीक है, जिसमें मैंने साई आर टी जो होता है ना तरंग फलन,
उसको मैंने डिवाइड कर दिया था साई आर एंड फाई टी में, ठीक है। साई आर जिसमें से एक आर का फलन मान लिया और एक टी के फलन को अलग अलग लिख दिया था। फिर यहाँ पर साई आर टी में जो काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण लेके चले थे, और साई आर को मैंने साई आर टी को साई आर एन फाई टी के रूप में लिखा था। फिर उसको लिखने के बाद में फिर यहाँ पर उसका यू एन वी से अवकलन किया था, फिर इसी से भाग दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर जो समीकरण आती है लास्ट वाली वो सेम ही है, इसलिए एच नॉट स्क्वायर बाई 2m। यदि त्रिविम में लिखते हैं तो डेल स्क्वायर वी आर टी कितना हो जाएगा वी आर, ठीक है। इससे जो ऊर्जा वी आर टी इज इक्वल टू वी आर, ठीक है। तो वी आर लिखेंगे, लास्ट में जो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आता है उसमें यहाँ साई आर ही आता है और इधर आता है आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है त्रिविमीय काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण, ठीक है। और एक विमीय काल अनाश्रित क्या हो जाएगी माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m। यदि y लेंगे तो डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर, एक्स अक्ष में ले रहे हैं, यदि एक्स अक्ष में कण गतिमान है तो उसके लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। साई एक्स आ जाएगा और आयोटा एच क्रॉस डेल साई एक्स बाई डेल टी। तो आप एक याद रख सकते हैं और उससे आप सभी समीकरणों को बना सकते हैं अपने आप, ठीक है। तो ये हो गई आपकी काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण। काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण है जिनमें आपने साई अनाश्रित है मतलब समय पर निर्भर नहीं है, इसलिए साई आर टी को सिर्फ साई आर लिखा है, वी आर टी को सिर्फ वी आर लिखा है, बाकी और कोई चेंज इसमें है नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं मिटा रही हूँ इसको। और इसमें जो मैंने अभी लिखा था ना साई आर टी, इसको मैंने दो भागों में ब्रेक किया था, साई आर एंड फाई टी, ठीक है। तो जो इसमें मान निकल के आता है, जो फाई टी फंक्शन आया था मैंने प्रूफ करवाया हुआ है और देख लेना आप, वो आया था फाई टी का मान ई की पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच क्रॉस, ठीक है। काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण लेके चले थे, वहां पर साई आर टी की जगह पर मैंने लिखा था साई आर एन फाई टी। फिर जो अवकलन हो रहे हैं ना, तो एक बार यू एन बी फॉर्म से इनका अवकलन किया था, उसमें देख लेना आप रूट्स में, अवकलन करने के बाद में फिर साई आर एन फाई टी से ही भाग दिया था। तो एल एच एस पर जो था उस वो केवल आर पर निर्भर फलन था और आर एच एस जो था केवल टी पर निर्भर था, ठीक है। तो वहां से सॉल्व करने के बाद में ये मान आता है फाई टी का, ठीक है। तो फाई टी का मान रखा है बस यहाँ पर ई की पावर माइनस ई आयोटा ई टी बाई एच क्रॉस, ठीक है। उसके बाद जैसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण के गुण, इसके गुण की बात करें तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है, जैसे अब आप बताइए क्या लिखा था मैंने, जो समीकरण बार बार यूज होगी वो वाली समीकरण, लास्ट वाली जो है जब आपने पी कैप और ई कैप दोनों का मान रख दिया था, तो माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स टी, चलो साई एक्स टी को बाहर ही लिख देते हैं, ये वी एक्स टी हो जाएगा, साई एक्स टी इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। और ई का मान होता है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, चलो यहाँ पर लिख देती हूँ, ई का मान भी लिख दीजिए आयोटा एच क्रॉस। तो गुण में आप लिख सकते हैं कि ये कैसी अवकल समीकरण है, एक रैखिक अवकल समीकरण है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण एक रैखिक
अवकल समीकरण है, ठीक है। और समय पर देखिए ये एक घात पर निर्भर कर रही है, समय की पर, और स्थिति की 2 घात पर। तो इसको लिखेंगे कैसे कि समीकरण से स्पष्ट है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण प्रथम कोटि की, समय की प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। यह समय की प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। समय की कैसी है? प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। तथा यह स्थिति की कैसी है? द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। स्थिति की द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इस पर? यही इसके गुण हो गए। तरंग फलन के गुण आपको कल मैंने बता ही दिए थे, ठीक है। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक विमीय विभव बॉक्स में कण, ठीक है। एक विमीय विभव बॉक्स में कण। एक विमीय विभव बॉक्स में कण। अब देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि यूनिट सेकंड में, जिसने यूनिट सेकंड नहीं पढ़ी है उसको यूनिट थर्ड बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड और थर्ड में जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल सेम से है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी सब सेम है। सेकंड समझ लेंगे तो थर्ड में कुछ नहीं है, और सेकंड नहीं समझी तो थर्ड भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सेम डेरिवेशन है, लेंदी जरूर है लेकिन इजी है, ठीक है। सभी डेरिवेशन अब यहाँ से आगे सब डेरिवेशन लंबे हैं, थोड़े लंबे पढ़ेंगे 2-2.5 पेज के, लेकिन सब इजी है, ठीक है। तो एक विमीय विभव बॉक्स में कण स्टार्ट करिए। देखो ये कोई आपने विभव बॉक्स ले लिया, ठीक है। ये है x इजिकल टू 0 पॉइंट और ये है x इजिकल टू a। मान लीजिए इस एक्सिस पर इस तरीके से है, ये सेंटर है तो ये x इजिकल टू a पर है और ये x इजिकल टू 0 पर है। अब इस विभव की जो बॉक्स की जो दीवारें हैं इन पर विभव का मान लीजिए इनफाइनाइट है, ठीक है। ये जो x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू a, इसके बाद बाहर और इस दीवार पर भी, मतलब कि x इजिकल टू 0 और इसके इधर, और x इजिकल टू a पर और इसके इधर, इन सभी पर विभव कैसा है? इनफाइनाइट है। अब इसके अंदर कोई कण है, ठीक है। इसके अंदर कोई कण है जो m द्रव्यमान का है और v वेग से x अक्ष के अंदिश ही गति करता है, सिर्फ x अक्ष में गति करता है, ठीक है। तो ये इस कण के लिए जब आप श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखेंगे तो एक विमीय x अक्ष के अंदर श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कण क्या है? मुक्त अवस्था में गति करता है। एक तो इस कण की मुक्त अवस्था में गति है इस एक विमीय विभव बॉक्स में x अक्ष के अंदिश, ठीक है। तो x अक्ष के अंदिश गति करता है। तो मुक्त अवस्था में जब कोई कण गति करता है तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है, ठीक है। तो Vx कितना होगा इसके लिए? 0, ठीक है। चूंकि कण क्या है? मुक्त अवस्था में गति करता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा, ठीक है। अब लिख लीजिए यहाँ पर माना एक कण एक विमीय विभव बॉक्स में एक विमीय विभव बॉक्स में x अक्ष के अनुदिश गतिमान है।
मुक्त रूप से गतिमान है, इसकी गति विभव बॉक्स के अंदर, इसकी गति विभव बॉक्स के अंदर एक बिंदीय होने, विभव बॉक्स के अंदर मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र रूप से गति करता है, तो होने के कारण स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, Vx लेंगे और वो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी बॉक्स के अंदर। ठीक है, बॉक्स के अंदर स्थितिज ऊर्जा 0 है, परंतु जो दीवारें हैं वहां पर विभव का मान कैसा है, इनफाइनाइट है। ठीक है, वहां पर विभव का मान कैसा है, इनफाइनाइट है। अब जब विभव का मान इनफाइनाइट है तो ये कण इन दीवार से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि विभव का मान इनफाइनाइट है, इसलिए ये कण क्या है, एक्स अक्ष के अनुदेश इस विभव बॉक्स के अंदर ही गति करेगा, इस बॉक्स की दीवारों से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि दीवारों पर विभव का मान इनफाइनाइट है। ठीक है, तो Vx = 0 हो गया। अब देखिए ये कहां पर है, बॉक्स के अंदर, या फिर मैं ऐसा लिख सकती हूँ विभव Vx कितना हो जाएगा, 0 होगा। कहां से कहां तक, 0 से a के बीच में, 0 से a के बीच में विभव कैसा होगा, 0 होगा, और x is less than equals to 0 व x is greater than equals to 0, वहां पर विभव का मान कैसा है, इनफाइनाइट। ठीक है, x 0 के इक्वल है या उससे कम है तो विभव का मान इनफाइनाइट है। ये चीज आप एक ही बार समझ लीजिए, क्योंकि हर एक डेरिवेशन में यही बताना है मुझे। ठीक है, हर एक डेरिवेशन में यही चीज बार बार आएगी, इसलिए इसको समझ लीजिए। 0 से a के बीच में क्या है, विभव का मान 0 है, क्योंकि कण उसके अंदर मुक्त अवस्था में गति करता है। ठीक है, अब दीवारों से वो पार नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर विभव का मान कैसा है, इनफाइनाइट है। तो इक्वल्स टू 0 या लेस देन 0 पर इनफाइनाइट होगा, और x = a पर और x = a से ज्यादा के लिए भी विभव का मान इनफाइनाइट होगा। अतः कण की गति के लिए, कण की x अक्ष के अनुदेश, कण की x अक्ष के अनुदेश विभव बॉक्स के अंदर कण की x अक्ष के अनुदेश विभव बॉक्स के अंदर गति के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब आपको पता है कि गति कैसी है, एक विमीय है, x अक्ष के अनुदेश है ना, तो गति कैसी है, एक विमीय है, और वो भी x अक्ष के अनुदेश। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होगी, अभी अभी जो बताई है, -h02/2m ∂2/∂x² प्लस Vx psi x, तरंग फलन कितना होगा, सिर्फ x पर निर्भर है ना, तो psi x तो Vxt भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए Vxt, psi xt Vxt, और इक्वल्स टू कितना होता है, E psi xt। ठीक है, ये हो गई एक विमीय काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, अब देखिए हम यदि बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाहर तो क्या है, इनफाइनाइट है, इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसकी बात करनी है कि एक विमीय विभव बॉक्स में कण, तो विभव बॉक्स में कण यानी कि 0 to a के बीच में कण है, तब विभव का मान कितना है, Vxt 0 है। ठीक है, जब वो कण विभव बॉक्स के अंदर है, 0 से a के मध्य में है, तो Vxt का मान कितना है, 0 है। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, कण की विभव बॉक्स में गति 0 to a के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण में Vxt का मान कितना है, 0 है।
इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, वी एक्स टी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो अभी पूछ लेना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसको मिटाऊंगी, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। समीकरण 1 को याद रखिएगा, विभव का जो मान लिखा है कि विभव का मान बॉक्स के अंदर कैसा है, 0 है। अब देखिए समीकरण 2 को मैं, देखो साई एक्स टी का डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर से अवकलन हो सकता है। ये क्या है, माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m क्या है, एक कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, क्या, डेल स्क्वायर को आप डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर। और ये माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m दूसरे पक्ष में चला गया तो कितना आएगा, माइनस 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स टी। ठीक है, क्या किया है, इसको लिखा है डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m को मैं इधर ले गई, तो ये हो गया माइनस 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स टी। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करो, कितना आएगा, डी टू साई एक्स टी बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि यहां पर ले लीजिए, यदि 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, के स्क्वायर। ठीक है, हमने ये मान लिया कि h क्रॉस 2m और e सब कांस्टेंट है, तो इसको मैंने कांस्टेंट के स्क्वायर मान लिया, तो ये के स्क्वायर साई एक्स टी हो गया। अब उसको मैं इधर लाऊंगी तो प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, प्लस के स्क्वायर साई एक्स टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यदि हम ये मान लें कि कण जो है वो समय पर निर्भरता को हटा दें, हम साई एक्स टी को हम ऐसा मान लें कि वो कितना है, साई एक्स है। ठीक है, क्योंकि पता है विभव जो है इसके अंदर वो विभव कैसा है, 0 है, हर एक समय पर 0 है वो। ठीक है, तो समय पर जो है विभव निर्भर नहीं कर रहा है, विभव क्या है इसके अंदर समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, प्रत्येक बिंदु पर 0 है, तो उसको आप vxt की जगह क्या ले सकते हैं, vx ही ले सकते हैं। ठीक है, अब जब इसको vx लेंगे तो साई xt को कितना ले सकते हैं, साई x। विभव नहीं निर्भर करेगा तो तरंग फलन साई xt को आप साई x लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये केवल x का फलन है। ठीक है, प्लस के स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप इस समीकरण का हल लिख सकते हैं क्या, आपका समीकरण का डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई होता है, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई को क्या लिखेंगे, साई इसका समीकरण का हल होगा a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। ठीक है, अब एक बार रिजॉइन करो,